गुड मॉर्निंग जी। राइट ऑन दी हेडिंग डेंसिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लो फिर लिखवाते हैं। देखो ऐसा होता है, अगर आप एल्काइल फ्लोराइड के बारे में बात करो या एल्काइल क्लोराइड के बारे में बात करो, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड के बारे में बात करो या एल्काइल क्लोराइड के बारे में बात करो, ये दोनों के दोनों वाटर से हल्के होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों वाटर से हल्के होते हैं। दे आर लाइटर देन वाटर, दे आर लाइटर देन वाटर। ठीक है जी, ये दोनों के दोनों वाटर से हल्के होते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है जी, अब बचा क्या? ब्रोमाइड बचा और आयोडाइड बचा। तो अगर आप एल्काइल ब्रोमाइड दैट इज RBr या एल्काइल आयोडाइड दैट इज RI, अगर आप इनके बारे में बात करो तो ये वाटर से हैवी होते हैं। ठीक है, दे आर हैवियर देन वाटर। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है जी, जो एल्काइल फ्लोराइड है और जो एल्काइल क्लोराइड है वो वाटर से हल्के हैं। एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड वाटर से हैवी है। अगर मैं इन चारों के अंदर बात करना चाहूँ डेंसिटी के ऑर्डर के बारे में, तो सबसे कम डेंसिटी फ्लोराइड की मिलेगी, फिर आपकी क्लोराइड की हो जाएगी, फिर आपकी ब्रोमाइड की हो जाएगी और फिर आपकी आयोडाइड की हो जाएगी। 3 पॉइंट हो गए। ठीक है ना, ये ऑर्डर ऑफ डेंसिटी हो गया। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ठीक है जी, 3 पॉइंट हो गए। आगे देखो, अगर आप सभी एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करो, 4 ही एल्काइल हैलाइड हमें देखने, एस्टेटीन हम देखते नहीं है क्योंकि उसका जो सैंपल होता है रेडियो एक्टिव होता है और उस रेडियो एक्टिव सैंपल की भी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, अगर आप सभी एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करो तो इन सभी एल्काइल हैलाइड के अंदर मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना, मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक, और जैसे जैसे आप अल्काइल का साइज बढ़ाते चले जाओगे डेंसिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां 2 एल्काइल ले लेता हूं CH3 CH2 तो इसकी डेंसिटी कम होगी। अगर आप 3 एल्काइल ले लेते हो तो उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी। 3 एल्काइल कहने का मतलब है 3 एल्काइल कहना सही तो नहीं होगा, यहां पे अभी भी एक एल्काइल है, बस साइज बढ़ गया एल्काइल का। मतलब ऐसा एल्काइल जिसमें 2 कार्बन है, ऐसा एल्काइल जिसके अंदर 1 कार्बन है, ऐसा एल्काइल जिसमें 3 कार्बन है, ऐसा एल्काइल जिसमें 4 कार्बन है। तो CH2 को होल थ्राइस, CH2 3 बार हो गया, CH3 1 बार हो गया, 4 कार्बन हो गए। ये लो जी। ठीक है जी, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल क्लोराइड की जो डेंसिटी होगी वो वाटर से कम होगी, वो वाटर से हल्के होंगे। वाटर ज़्यादा हैवी लिक्विड होगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना वो हैवी हो जाता है सब्सटेंस। एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड की डेंसिटी वाटर से हाई है। अगर आप इन सभी में ऑर्डर के बारे में बात करो तो एल्काइल फ्लोराइड की डेंसिटी कम, क्लोराइड की ज़्यादा, ब्रोमाइड की ज़्यादा और आयोडाइड की और ज़्यादा। फिर मैंने आपको क्या बोला, सभी एल्काइल हैलाइड में से मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे डेंसिटी आपकी घटती चली जाएगी। ठीक है, और एक और पॉइंट है, अगर आप नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ाते चले जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। अगर आप एल्काइल हैलाइड के अंदर नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ाते चले जाओगे तो डेंसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे अगर मैं ऐसे एग्जांपल ले लूँ CH3Cl, आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा दिया, CH2Cl2 नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा दिया, CHCl3 नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा दिया, CCl4, तो डेंसिटी का ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, तो आप लिखो इसके अंदर एल्काइल फ्लोराइड एंड क्लोराइड्स, एल्काइल फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स are lighter than water, are generally lighter than water. Alkyl fluorides and chlorides are generally lighter than water, whereas alkyl bromides and iodides and polyhalides
Alkyl fluorides and chlorides are generally lighter than water, whereas alkyl bromides and iodides and polyhalides are heavier than water. Are heavier than water. ठीक है जी. अब आप ये उतार लो. ठीक है, अब आप इसे उतार लो. ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. उसके बाद लिखो अमंग द एल्काइल हैलाइड्स, अमंग द एल्काइल हैलाइड्स, among the alkyl halides methyl iodide has the highest density. Among the alkyl halides methyl iodide has the highest density, है ना, यही बताया था मैंने आपको अभी. Among the alkyl halides methyl iodide has the highest density. However, as the size of the alkyl group increases, however as the size of the alkyl group increases, the densities of alkyl halides, the densities of alkyl halides go on decreasing. However, as the size of the alkyl group increases, the densities of the alkyl halides go on decreasing. ठीक है जी. चलो जी, ये ऑर्डर उतार लो, ये वाला ऑर्डर. ये वाला ऑर्डर उतार लो. ये सही तो है. ये बड़े से छोटा तो ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग. इसकी ज़्यादा है, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम कम सॉरी, तो बड़े से छोटा जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर. साइन का आपने बहुत ध्यान रखना है, खास ख्याल. मतलब ये आपने कौन सा साइन यहाँ पे यूज़ करना है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, नंबर कट जाएंगे वरना. आगे बोलूँ, नेक्स्ट लाइन से लिखो. With increase in number of halogen, with increase in number of halogen atoms, with increase in number of halogen atoms, with increase in number of halogen atoms, density increases. ठीक है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स को आप बढ़ाते चले जाओगे, डेंसिटी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी. विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स डेंसिटी इंक्रीजेस. ठीक है ना, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ हेलोजन एटम को बढ़ाते चले जाओगे, डेंसिटी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी. अब ये वाला ऑर्डर उतार लो. इसमें देखो नंबर ऑफ हेलोजन, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा. इंक्रीजिंग के अंदर आप उसको रखोगे पहले जिसकी वैल्यू सबसे कम है, डिक्रीजिंग में आप उसको पहले रखोगे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है. बाकी फिर साइन आपने ध्यान रखना है. अब जैसे इधर देखो, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे. मान लो आपने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया, इन चारों को लिख दिया वैल्यू के अकॉर्डिंग, बट आपने साइन बना दिया ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई और बोल रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है ना, लिख लिया. विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम डेंसिटी इंक्रीजेज. फिर ये वाला एग्जाम्पल कॉपी करना है और उसके बाद लिख लो लास्ट पॉइंट. जितने भी अराइल हैलाइड्स होते हैं, ऑल अराइल हैलाइड्स आर हैवियर देन वाटर. ऑल अराइल हैलाइड्स आर हैवियर देन वाटर. ठीक, ऑल अराइल हैलाइड्स आर हैवियर देन वाटर. ठीक है जी. अब आ दो डाइपोल मोमेंट पे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट रहेगा और सॉल्युबिलिटी रह गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट. सबसे पहले डाइपोल मोमेंट के अंदर लिखो हेलो एल्केन. डाइपोल मोमेंट के अंदर सबसे पहले लिखो हेलो एल्केन. क्या आप मुझे बता सकते हो हेलो एल्केन के अंदर डाइपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर होगा? पढ़ चुके हैं हम, पढ़ चुके हैं, आप लेक्चर में देख चुके हैं, आप भी पढ़ चुके हैं.
डाइपोल का ऑर्डर बताना है। कहाँ पढ़ा था बता दूँ? नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अंदर पढ़ा था। देखो अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट्स से CH3F, CH3 Cl, CH3 Br, CH3 I, ठीक है जी। अगर आप इसके अंदर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना चाहो तो क्या होगा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर? हाँ जी, आयोडीन का सबसे ज़्यादा, तो आयोडीन के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो कम होगा। ऐसा होता है। डाइपोल मोमेंट बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट होता है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, Q/D, ठीक है जी। और चार्ज वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो अगर आप इसके हिसाब से चलोगे, जितना ज़्यादा आपका एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज़्यादा Q की वैल्यू बनेगी। Q की वैल्यू बनेगी, डाइपोल मोमेंट आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे ऑर्डर होना चाहिए ना। ये मैंने डिक्रीजिंग लिखा है, इंक्रीजिंग लिखा है? डिक्रीजिंग। पहले उसको लिखा जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है कि जब हम पहली बार इसको देखें, जो आपने सीखा है उसके बेसिस पे ये ऑर्डर बनेगा। बट यहाँ एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन क्या थी कि यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड जो है बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि आपका ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। इतना छोटा है, आप ये भी कह सकते हो कि काइंड ऑफ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से फ्लोरीन और कार्बन आपके पास आ जाएंगे, तो कह सकते हो काइंड ऑफ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो ज़्यादा होना चाहिए था वो आपका कम हो जाता है, ये पीछे आ जाता है, ये आगे आ जाता है। ये पढ़ा था आप लोगों ने, नेचर ऑफ कहाँ, CX बॉन्ड। तो ये अब एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था, एक्चुअल ऑर्डर ये हो जाएगा। CH3 Cl, CH3F, CH3 Br, CH3I, ठीक है। उतारो, इसमें थोड़ा सा लिखवा देते हैं। लिख लो इसके अंदर, फ्लोराइड्स हैव लोअर डाइपोल मोमेंट देन क्लोराइड्स। फ्लोराइड्स have lower dipole moment than chlorides. Fluorides have lower dipole moment than chlorides due to very small size of fluorine. Due to very small size of fluorine, which outweighs the effect of greater electronegativity. Due to the very small size of fluorine, due to the very small size of fluorine, which outweighs the effect of greater electronegativity. Which outweighs the effect of greater electronegativity. ठीक है जी, दोबारा सुन लेते हैं एक बारी। देखो मैंने आपको क्या बताया है कि जो डाइपोल मोमेंट होगा बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा म्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे साइज है छोटा, इतना छोटा है कि डी अब आपको यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है क्यू के कंपैरेटिवली। डी छोटा तो म्यू भी छोटा हो जाएगा, तो ये अब खिसक के आगे आ जाएगा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इतना भी नहीं कम हो जाएगा कि पीछे चले जाए, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको लिखवा दिया। अब बात करते हैं, ये था हेलो एल्केन, अब बात करते हैं हेलो अरीन्स। अब बात करते हैं हेलो अरीन्स।
ठीक है, हेलोअरीन्स के अंदर आपने पढ़ना है फ्लोरोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन, देन आयोडोबेंजीन। ठीक है जी, ये ऑर्डर उतारो। वन 1.60 डिबाई 1.69 डिबाई 1.70 डिबाई 1.71 डिबाई। ये वैल्यू आपने याद नहीं रखनी है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो सिंपल केस था। ठीक है, अगर आप आइसोमेरिक हेलोअरीन्स के बारे में बात करो, आइसोमेरिक हेलोअरीन्स का मतलब है आपने ली बेंजीन और बेंजीन पे आपने 2 क्लोरीन लगा दिए, तो ये तो बन गया आपका ऑर्थो वाला केस। ठीक है जी, अब आपने फिर से बेंजीन ले ली और बेंजीन पे आपने फिर से 2 क्लोरीन लगा दिए, तो एक इधर लगाया एक इधर लगाया, ये तो बन गया मेटा वाला केस। ठीक है जी, फिर से आपने बेंजीन ले ली, एक क्लोरीन यहां लगा दिया एक क्लोरीन यहां लगा दिया, ये बन गया पैरा वाला केस। इसका टाइप मूवमेंट हमें स्टडी करना है, तो पैरा वाला केस एक बार ही देखते हैं। देखो इधर आपका कार्बन है, इधर आपका क्लोरीन है। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जो बनेगा, जो बॉन्ड मोमेंट जिसे हम बोलते हैं। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है तो उस केस में उसी डाइपोल मोमेंट को बॉन्ड मोमेंट बोल दिया जाता है, और बॉन्ड मोमेंट को यूज करके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है मॉलिक्यूल का। तो ये मैंने बना दिया बॉन्ड मोमेंट क्लोरीन का, तो इसका बॉन्ड मोमेंट ऊपर जाएगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर इट विल कैंसिल आउट, तो म्यू की वैल्यू यहां पे क्या हो गई? 0 हो गई। चलो ये तो बड़ा आसान था, इसको कैसे करें? इसमें तो नहीं कैंसिल हो रहा। ठीक है ना, एक बॉन्ड मूवमेंट आपका ये रहा, दूसरा बॉन्ड मूवमेंट आपका ये रहा, यहां तो नहीं कैंसिल हो पा रहा, क्या करूं मैं? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूं और इसको एक्सटेंड कर दूं तो मेरा वो एंगल बन रहा है यहां पे। ठीक है ना, तो कहानी फिर इधर भी यही थी, अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो, इसे सेंटर बोल दो, फिर यहां नीचे आ जाओ, तो इधर भी एक एंगल बन रहा था जिसको मैंने क्या बोल दिया? 180 डिग्री, है ना? तो ये तो 120 डिग्री लग रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे देख लो ना, देखो जैसे ये कर लिया, ये आपकी बेंजीन हो गई, बेंजीन के 6 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, तो ये देखो कितने एंगल हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 एंगल बराबर है, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6 6 36 और 0 60 डिग्री आ गया, यानी कि 60 + 60 इधर आ रहा है आपका एंगल 120 डिग्री का। सही है, तो इधर कितने का आएगा फिर? 60 डिग्री का। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो देखो, अब एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड मूवमेंट होते हैं ना, तो उस केस में एक अच्छा खासा हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये है जी आपका रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट, जिसको मैंने μr बोल दिया, विच इज इक्वल टू √ μ1 का होल स्क्वायर μ2 का होल स्क्वायर टू μ1 μ2 cos थीटा। सही है, बोल दिया। अब इधर देखो आप भाई, ये है आपका μ1, ये μ1 है, ये μ2 है, ये तो बराबर है। ये जब बराबर है तो मैं इसको म्यू बोल देता हूं,
तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं पहले, एज μ1 इज इक्वल टू μ2 इन तीनों केस के अंदर, इन तीनों केस के अंदर। तो आपका रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा म्यू का स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 2 म्यू स्क्वायर कॉस थीटा। अब कहानी कहां अटक गई, थीटा पे। अब कहानी कहां रह गई, कहां अटक गई कहानी, थीटा पे। अच्छा कॉस 180 डिग्री कितना होता है, वेरी गुड, तुम बढ़िया बच्चा आप लोग तो। कॉस 180 तो पता होना चाहिए, तो मैथ में खूब यूज होता होगा। कॉस 90, कॉस 0। अच्छा कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। हाँ कॉस 0 डिग्री पूछा ना, तो कॉस 180 कितना हो जाएगा फिर, अरे एक देखो मैथ करे हुए मेरे को बहुत अरसा हो गया। 0 180 डिग्री, ये होता था 90, तो ये कितना होता था 270, है ना। इसमें आप 90 ऐड कर दो ना, तो 180 प्लस 90, इधर 0 आ गया, इधर 7 आ गया, इधर 2 आ गया। तो cos 0 की वैल्यू जब इधर 1 है तो एग्जैक्टली यही वैल्यू इधर भी होती है, बस साइन बदल जाता है। cos 90 अगर 0 होता है तो इधर भी -0 लिख के क्या कर लोगे आप, इधर तब भी 0 ही है। तो अब इधर देखो जरा एक बारी, cos 180, इधर थीटा 180 डिग्री है, यानी कि -1, -1 डालो इधर, -1 डालोगे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट मोमेंट क्या, और रिजल्टेंट टाइप मोमेंट क्या आ गया, अरे भाई आप इधर -1 डालो ना, तो 2 म्यू स्क्वायर -2 म्यू स्क्वायर 0। तो मैंने इधर क्या बताया है, 0 बताया ना। अब इधर एंगल क्या हुआ, घट गया, एंगल घट गया तो वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या कॉस्ट 120 की वैल्यू बताओ पहले तो तुम लोग मेरे को, अब सोचेंगे आप लोग। चलो पहले से तो कॉपी करो, पहले से कॉपी करो। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, यहाँ पे एक ट्रेंड ये बताना चाह रहा था, जब थीटा बहुत ज़्यादा था डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। आप थीटा घटाओगे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इधर थीटा घट गया, डाइपोल मोमेंट इसका बढ़ेगा, इधर थीटा और घट गया, डाइपोल मोमेंट इसका भी बढ़ेगा, ठीक है जी। ये पॉइंट मैंने लिखवाया तो इसमें आप लिख लो थोड़ा सा, इसमें आप मेरी तरफ से एक लाइन लिख लो, उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा लिखने के लिए। लिखो इन केस ऑफ आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन, इन केस ऑफ आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन, as the bond angle between two chlorine atoms, as the bond angle between two chlorine atoms, as the bond angle between two chlorine atoms decreases, resultant dipole moment increases, ठीक है। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, लास्ट प्रॉपर्टी आ जाओ सॉल्युबिलिटी पर।
देखो जी, एल्काइल हलाइड, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जैसे एल्काइल हलाइड ले लिया, जनरल मैंने एल्काइल हलाइड ले लिया, जिसको हम RX से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक तरफ ले लिया वाटर आपने, जिसको H2O से डिनोट करते हैं, तो सबको पता है। आप चाहते हो कि एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व हो जाए। पहले मैं आपको बता दूं, एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते उसको देखते हैं हम एक बारी। देखो, अगर आपको एल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करना है तो बेसिकली आपको ये वाला इंटरैक्शन क्रिएट करना है, सही बोला, ठीक। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर और वाटर के बीच के इंटरैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, सही बोला। और इससे पहले आपको एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बीच के इंटरैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, जब जाके वो वाली कहानी बनेगी। तो एक्चुअली होता क्या है, ये वाला प्रोसेस क्यों नहीं फिजिबल है, मतलब एल्काइल हैलाइड वाटर के अंदर क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहा है। देखो, ये वाला अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे और नया बॉन्ड बना रहे हो, तो जो नया बॉन्ड बनकर आना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। किसके कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली। बट द पॉइंट इज, जो नया बॉन्ड बनकर आता है ना, अगर आप मान लो कि एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, वो वीक होता है इसके कंपैरेटिवली, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वजह से आपका एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता। भाई, जब आप डिसॉल्व करोगे किसी कंपाउंड को, तो बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। तो इधर आप ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करोगे और नए वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बनाओगे, तो इधर से इधर तो तभी जाएगा ना जब ये स्ट्रांग बनकर आ रहा होगा। बट मैं आपको कह रहा हूं, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है इसके कंपैरेटिवली, तो एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व होता ही नहीं है। तो फिर किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, लाइक पेट्रोलियम ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन ले लो, एटसेट्रा। सही, लिखते हैं चलो। और आप ये सोचो कि एल्काइल हैलाइड पोलर इन नेचर होता है। पोलर तो है ही, पढ़ा तो, अरे पोलर का मतलब क्या है, जिसका डाइपोल मोमेंट हो। तो एल्काइल हैलाइड का डाइपोल मोमेंट होता तो है, हमें ऑर्डर थोड़ी ना जानना है, हमें ये जानना है क्या इनके पास डाइपोल मोमेंट है। हाँ है, तो यानी कि पोलर है। वाटर भी पोलर है, तो पोलर पोलर तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए, बट नहीं होता। रीजन ये रहा, तो लिख लो इसके अंदर आप, बीइंग पोलर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों के लिए बोल रहा हूं। बीइंग पोलर मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो किसके बारे में बात हो रही है, हेलो एल्केन और हेलो अरीन। बीइंग पोलर मॉलिक्यूल्स, दे आर स्टिल इनसॉल्युबल इन वाटर। Being polar molecules, they are still insoluble in water. Being polar molecule, still they are insoluble in water. Full stop करके लिखो। If a haloalkane or haloarine, if a haloalkane or haloarine is to dissolve in water, energy is required to overcome the forces of attraction. If a haloalkane or haloarine is to dissolve in water, energy is required to overcome the forces of attraction, already existing between haloalkane or haloarine molecules, haloalkanes or haloarenes molecules, and to break the hydrogen bonds, already existing between water molecules, फुल स्टॉप करके। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड when new attractions are set up. Less energy is released when new attraction is set up between the haloalkane
New attractions are set up. New attractions are set up between the haloalkanes or haloarenes and water molecules. New attractions are set up between the haloalkanes, haloarenes and water molecules because these are not as strong. Because these are not as strong as the hydrogen bonds. Because these are not as strong as the hydrogen bonds already existing between water molecules. Because these are not as strong as the hydrogen bonds already existing between water molecules. As a result, the haloalkanes and haloarenes are insoluble in water. As a result, haloalkanes and haloarenes are insoluble in water. Full stop करते हुए. However, they are quite soluble in organic solvents. However, they are quite soluble in organic solvents. Of low polarity such as petroleum ether, benzene, chloroform, carbon tetrachloride, etc. Because the new forces, carbon tetrachloride, etc. Because the new forces of attraction are set up. Because the new forces of attraction are set up between haloalkanes, haloarenes and haloarenes and solvent molecules are of the same strength as the forces of attraction being broken. ठीक, are of the same strength as the forces of attraction being broken. ठीक है जी. तो पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि जो नया बॉन्ड बनता है, नॉन पोलर में क्यों डिसॉल्व हो जाता है? जो नया बॉन्ड बनता है नॉन पोलर सॉल्वेंट और अल्काइल हैलाइड के बीच में, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले वाले के बराबर होता है. यही लिखा है आपको पॉइंट. अब आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, 99% खत्म. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है. एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू.